अरे सुनो, सेठ सोहन लाल आया है। लाओ, जो पैसे रखे हैं उसे दे दो। थोड़े से तो रुपए ही हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? तुम सेठ से कह दो फसल पर रुपया देंगे। गोपाल थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन में सोचता रहा। जाड़ा सर पर आ गया है, बिना कंबल के झाड़ की रात कटेगी नहीं, लेकिन बिना पैसे लिए सेठ यहाँ से जाएगा नहीं। लक्ष्मी, लाओ पैसे दे दो, सेठ मानेगा नहीं। किसी तरह पीछा तो छूटे, कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ लक्ष्मी, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। कर चुके दूसरा इंतजाम, जरा मैं भी तो सुनो, कौन सा दूसरा इंतजाम कर लोगे? न जाने सेठ का कितना रुपए बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर के काम करो, पैदावार हो तो कर्ज अदा करो। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी। तभी पीछे से सेठ सोहन लाल की आवाज आती है। अरे ला गोपाल, जल्दी कर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तू कर्ज अदा करता है कि नहीं? कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ लक्ष्मी, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। हाँ ठीक है, देती हूँ। लक्ष्मी ने जो पैसे कंबल के लिए बचाए थे वो लाकर गोपाल को देते हुए बोली, न जाने ये सेठ से पीछा कब छूटेगा। तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की दोस्त ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी सब कर्ज में झोंक दो। गोपाल ने रुपए लिए और बाहर चला गया। उसने एक एक पैसा काटकर कुछ पैसे कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। गोपाल ने सेठ को पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए सेठ जी, अभी मेरे पास इतने ही हैं। अरे ये तो आधे भी नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी, फसल काटने के बाद आप बाकी के पैसे ले लेना, अभी मेरे पास इतने ही हैं। ठीक है, तो मैं फसल काटने के बाद ही आऊंगा, और उस समय मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। गोपाल ने गहरी सांस भरते हुए कहा, चलो कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम पीछा तो छूटा। गोपाल एक गरीब परिवार से था जो खेती करके अपना जीवन बसेरा करता था। गोपाल ने खेती करने के लिए सेठ सोहन लाल से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन लालची सेठ ने कर्ज पर ज्यादा ब्याज लगाकर कर्ज की कीमत दोगुना कर दी थी, जिसे भरते भरते गोपाल को ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था, शांतिनगर गांव में ठंड का आगमन शुरू हो रहा था। एक बार फिर से शांतिनगर गांव में ठंड ने दस्तक दे दी थी। इसी गांव में एक शांति काकी भी रहती थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वो अकेले ही गांव से गोबर इकट्ठा करके और उसके उपले बनाकर गांव-गांव में बेचा करती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। हे भगवान, आज तो बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूं? ठंड से ठिठुरते हुए शांति काकी गांव तक पहुंच गई। मेरे हाथों के बने उपले ले लो, एक उपले में पूरा खाना बनेगा। ले लो रे उपले ले लो, मेरे हाथों के बने उपले ले लो। आज तो कोई उपले लेने ही नहीं आ रहा। ठंड भी बहुत लग रही है। लगता है आज खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। मगर लौटूं कैसे? घर में खाने को कुछ नहीं है। उपले बिके तो कुछ पैसे आए, बिना पैसे खाना कहाँ से आए? अरे काकी रुको जरा, मुझे भी अपने भारी भरकम उपले देती जाओ। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है, काकी जरा जल्दी कर दो। हाँ बेटा, अभी करती हूँ। ये लो अपने उपले। पैसे कल ले लेना, अभी मेरे पास छुट्टे नहीं है। पैसों की ही तो जरूरत है, कुछ भी दे दो। ये लो, मेरे पास ये कुछ चावल है, अभी इसे ही रख लो। ठीक है बेटा, ला दे, आज इसी से मेरा काम चल जाएगा। उपले बेचकर शांति काकी घर को निकल पड़ती है। तभी ठंडी हवा की लहरें
जोरों से चलने लगती। हे भगवान, बहुत ठंड लग रही है। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो कंबल ओढ़कर शरीर को गर्म कर लूंगी। बुढ़ापे में अब ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती। हे ठंड, तू ही कुछ रहम खा इस बुढ़िया पर। ठंड से ठोड़ी हुई शांति काकी घर पहुंच जाती है और कंबल से अपने शरीर को ढककर आग के पास बैठ जाती है। हे भगवान, कुछ तो राहत मिली ठंड से। आज तो ऐसे लग रहा था मानो बस प्राण निकलने ही वाले हैं। थोड़ा आग और ताप लेती हूँ, इसके बाद वो चावल पका लूंगी। ठंड का कहर इस तरह उमड़ रहा था कि गांव वाले अब ठंड से परेशान हो गए। देखते ही देखते ठंड ने अपना विशाल रूप ले लिया। अंधेरी रात में कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश हो गई। हे भगवान, इतनी ठंड में ये जोरदार बारिश तो हमारी जान ही ले लेगी। अब तो कुछ दिन घर में ही रहकर गुजारना होगा। बाहर तो सर्द हवाओं का पहरा है। लक्ष्मी, ये क्या हो गया? इतनी ठंड में ये जोरदार बारिश भी होने लगी। अगर ये बारिश ऐसे ही होती रीच तो मेरी फसलें खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से इतनी ठंड में फसल तैयार की है। जी, आप ज्यादा चिंता ना करें। ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक खत्म हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना मेरी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। लक्ष्मी, ठंड बहुत बढ़ गई है। जरा कुछ कंबल हो तो निकाल लो। अब कंबल कहाँ से लाऊं? जो कंबल के पैसे बचा रखे थे वो तो सेठ सोहन लाल ले गया। अब घर में ओढ़ने के लिए बस एक फटी चादर है जिसे मैंने बच्चों को ओढ़ा दिया है। अब घर में कोई कंबल नहीं है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? इतनी कड़कती ठंड में ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं है। एक काम करो लक्ष्मी, जरा अंगीठी जला दो, थोड़ी गर्माहट तो मिले इस ठंड में। लक्ष्मी ने अंगीठी जलाई और सबने बैठकर आग की गर्माहट ली। पूरी रात बारिश होती रही। बारिश ने तो ठंड में तापमान बिल्कुल ही गिरा दिया। लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही। बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। 3 दिन बाद बारिश रुकी। तब लोगों ने अपने खेत में जाकर देखा, गोपाल की खेत की सारी फसल खराब हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब इतनी कड़कती ठंड में हम क्या करेंगे? एक फसल ही तो हमारा सहारा थी, वो भी बर्बाद हो गई। परसों सेठ भी अपना पैसा लेने आएगा और अब तो मेरे पास कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। हे भगवान, इस भरी ठंड में हमारी सर्दी भरी रातें कैसे कटेगी? गोपाल घर पहुंचा। लक्ष्मी, तुमने अंगीठी जलाई है क्या? आज ठंड के साथ तेज हवा भी चल रही है। जी, मैंने जला रखी है। बच्चों का ठंड से हाल बेहाल है। आप बहुत उदास दिख रहे हैं। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं लक्ष्मी, सारी फसल बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बचा। लक्ष्मी, हम बर्बाद हो गए। मैंने आपको कहा था पैसे ना दीजिए सेठ को। अब इतनी ठंडी में बिना कंबल की रात कैसे कटेगी? एक तो ये खिड़की भी टूटी है। ठंडी ठंडी हवा घर में घुस रही है। बच्चे भी ठंड से ठिठुर रहे हैं। बस एक इस अंगीठी का ही सहारा है। अंगीठी की भी लकड़ियां खत्म होने वाली है। लगता हम ठंड से मर ही जाएंगे। चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं अभी जाकर जंगल से कुछ लकड़ियां ले आता हूँ। नहीं, जंगल मत जाइए। बाहर ठंड बहुत बढ़ गई है। आप एक काम कीजिए, बलराम काका से कुछ मदद मांग लीजिए। कुछ लकड़ियां उनके घर से ले आएं। बलराम काका सबकी मदद करते हैं, हमारी भी जरूर करेंगे। ठीक है लक्ष्मी, मैं अभी बलराम काका के घर से लकड़ियां लेकर आता हूँ। कम से कम रात तो कटेगी। इतना कहकर गोपाल बलराम काका के घर की ओर चल पड़ता है। तभी अचानक भारी बर्फबारी होने लगती है। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? कभी बारिश, कभी बर्फ। जान ही ले लोगे क्या इस गरीब की? किसी तरह गोपाल बलराम काका के घर पहुंचा। काका, कुछ लकड़ियां दे दो।
अभी बहुत ठंड है तो जंगल नहीं जा पाऊंगा। अंगीठी की राख भी ठंडी होने वाली है। हाँ ठीक है गोपाल, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं, अभी के लिए इसे ले जाओ, लेकिन सुबह जंगल से लकड़ियां ले आना, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा नहीं बची है। ठीक है काका, अभी के लिए कुछ लकड़ियां दे दो, बस किसी तरह ये रात कट जाए। सुबह जंगल से जाकर लकड़ियां ले आऊंगा। गोपाल लकड़ियां लेकर घर पहुंच जाता है। ये लो लक्ष्मी, ये कुछ लकड़ियां हैं, इसे एक एक करके जलाना, पूरी रात कट जाएगी। ठंड भरी वो रात किसी तरह गोपाल लक्ष्मी ने गुजार ली। अगली सुबह सेठ भी गोपाल के घर आ धमका। अरे गोपाल, कहाँ है? बाहर आ जल्दी से, मेरे कर्ज के बाकी के पैसे दे। ठंड बहुत हो रहे है, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। गोपाल निराशा भरे मन से बाहर आता है। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है। सेठ जी, कुछ दिन रुक जाइए, फिर मैं कहीं से मजदूरी करके आपकी कर्ज को चुका दूंगा। अरे, अब तेरे बहाने और नहीं चलेंगे, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और अगर तू कर्ज के पैसे नहीं दे सकता तो अभी से तेरा घर और तेरे खेत दोनों मेरे हुए। जा, अभी इस घर से निकल जा। सेठ जी, रहम खाइए, इतनी ठंड में मैं बच्चों और बीवी को लेकर कहां जाऊंगा? एक इस झोपड़ी के सिवा कोई दूसरा मेरा ठिकाना नहीं है। सेठ जी, कम से कम मेरे बच्चों पर ही रहम खाइए। ये सब मैं नहीं जानता, तू बस अभी इस घर को खाली कर, और जब तक पैसे नहीं देगा ये घर और तेरा खेत वापस नहीं मिलेगा। बेचारा गोपाल और उसका परिवार ठंड में भटकते हुए कहीं रहने का आसरा ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत ठंड है, मुझसे अब और चला नहीं जाएगा। बच्चों की भी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुन्नी को बुखार चढ़ गया है, और ज्यादा देर ऐसे ही घूमते रहे तो हमारे यहीं पर प्राण निकल जाएंगे। अभी हम यहाँ नहीं रुक सकते, रात होने से पहले हमें सर ढकने के लिए कुछ तो ढूंढना ही होगा। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। बहुत दूर चलते चलते उनको एक झोपड़ी दिखाई देती है। लक्ष्मी, वहाँ देखो, वहाँ एक झोपड़ी है, चलो वहाँ जाकर पूछते हैं, क्या पता उन्हें ही हम पर रहम आ जाए और वो हमें अपनी झोपड़ी में आश्रय दे दे। गोपाल का परिवार वो झोपड़ी के पास चला जाता है। कोई है क्या? इस गरीब की मदद करें, कृपया करके इस गरीब की मदद करें। गोपाल कई बार आवाज लगाता है, मगर झोपड़ी के अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं है, एक बार अंदर चलकर देखना चाहिए। गोपाल झोपड़ी के अंदर जाता है। झोपड़ी में चारपाई और कुछ कपड़े रखे थे, पर वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। हम कुछ देर इस झोपड़ी में रुक जाते हैं, शायद झोपड़ी का मालिक आए तो उनसे हम अपनी परेशानी बताएंगे, क्या पता उन्हें हम पर दया आ जाए। ऐसा सोचकर वो उस झोपड़ी में रुक जाते हैं और वहीं पर एक अंगीठी जलाकर उन्होंने बच्चों को अंगीठी के पास बैठा दिया। अंगीठी की गर्माहट से उन सभी ने चैन की सांस ली। चलो, कुछ तो गर्माहट मिली, कब से ठंड में भटक रहे थे। अंगीठी की राख खत्म होने वाली है। आप एक काम कीजिए, बाहर से कुछ लकड़ियाँ ले आइए, ये अंगीठी कुछ देर में ठंडी पड़ जाएगी। तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। लकड़ियों की तलाश में गोपाल कुछ दूर चला ही था कि अचानक उसकी नजर एक बुढ़िया पर जाती है, जो ठंड में नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। अम्मा, उठो, क्या हुआ? अम्मा, उठो। अम्मा, लगता है ज्यादा ठंड की वजह से अम्मा ठंडी पड़ गई है और बेहोश होकर यहाँ गिर गई। गोपाल अम्मा को लेकर उस झोपड़ी में आ जाता है। ये कौन है और इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, ये जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी, शायद ठंड लग गई है। इन्हें यहाँ अंगीठी के पास लेटा देता हूँ, थोड़ी गर्माहट मिले तो शायद इनकी आंखें खुले। थोड़ी देर शरीर को गर्माहट मिलने के बाद शांति काकी की आंख खुल जाती है। अरे बेटा, कौन हो तुम?
मैं तो घर आ रही थी। अचानक ठंड की वजह से मैं चक्कर खाकर गिर गई। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अच्छा अम्मा, तो ये आपका घर है। अम्मा, मैंने जब तुम्हें बेहोश देखा तो मैं तुम्हें उठाकर झोपड़ी में ले आया। लेकिन बेटा, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारा पूरा परिवार भी यहाँ है? गोपाल शांति काकी को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देता है। हे भगवान, सत्यानाश हो उस जालिम सेठ का, जो इतनी तड़पती ठंड में तुम्हारे बच्चों, बीवी सबको घर से बाहर निकाल दिया। अरे, कम से कम बच्चों पर ही तरस खा लिया होता। ना जाने ये अमीर लोगों का दिल कहाँ मर गया है। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जब तक चाहे मेरे साथ रह सकते हो। मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है और मेरे हाथ पैर भी काम नहीं करते। ये ठंड मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। इससे अच्छा तो भगवान ही उठा लेता मुझे। अम्मा, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं हूं ना, और लक्ष्मी भी है। अब से हम आपका ध्यान रखेंगे। सदा खुश रहो बेटा। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो। ठंड भरी रात वो सभी मिलकर किसी तरह गुजार लेते हैं। अगली सुबह गांव में हल्की धूप निकलती है। लोग बहुत खुश होते हैं और सभी घरों के बाहर आते हैं। सभी बाहर बैठकर धूप लेते हैं। देखो अम्मा, इतने दिनों बाद आज धूप निकली है। चलो थोड़ा धूप ले लेते हैं। सभी बाहर बैठकर धूप लेते हैं। इतने दिनों बाद थोड़ा शरीर को राहत मिला है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, गांव में उपले बेचने हैं। अम्मा, आप चिंता मत करो, आज उपले में बेच आता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ। गोपाल उपलों को लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है और गांव-गांव जाकर उपले बेचता है। ये तो बहुत कम पैसे हैं। केवल उपलों को बेचकर कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे कोई और काम भी करना होगा। उपलों को बेचकर आए पैसों से गोपाल कुछ राशन ले आता है। ये लो लक्ष्मी, ये कुछ राशन है। इससे सबके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना दो। अम्मा, मैं एक काम करता हूँ, जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आता हूँ और उसे भी गांव में बेच दिया करूँगा। इससे थोड़ी बहुत और आमदनी हो जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम लकड़ियाँ लेना ही चाहते हो तो पश्चिम दिशा की ओर जो जंगल है वहाँ से लकड़ियाँ ले आओ। वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं और वहाँ की लकड़ियाँ भी काफी गर्म होती हैं। उसे गांव में बेचो तो अच्छी कीमत मिलेगी। ठीक है अम्मा, मैं पश्चिम दिशा की ओर ही चला जाता हूँ। इतना कहकर गोपाल लकड़ी की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद गोपाल को खूब मोटे घने पेड़ दिखाई देते हैं, जो और पेड़ों के मुकाबले काफी मोटे और लंबे थे। गोपाल वहां से काफी सारी लकड़ियां काटकर ले आता है और गांव-गांव जाकर बेचता है। आज सारी लकड़ियां बिक गई और ये कुछ लकड़ियां मैंने हमारे लिए भी बचा ली थी। बाहर बहुत ठंड है, जरा इन लकड़ियों को जला दो तो मेरे शरीर को थोड़ा गर्माहट मिल जाए। फिर लक्ष्मी उन लकड़ियों को जला देती है। उन लकड़ियों के जलते ही पूरा कमरा बिल्कुल गर्म हो जाता है। वो लकड़ियों की आग में न जाने कौन सा तेज था, जो पूरे कमरे में गर्मी फैल जाती है। बाहर ठंड की बर्फबारी हो रही थी और खिड़की से आने वाली हवा घर में घुसते ही गर्म हो जा रही थी। इस तरह ठंड भरी रात उस दिन उन सभी के लिए एक गर्माहट भरी रात में बदल गई। अगली सुबह फिर गोपाल लकड़ियों के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। लकड़ियां लेकर जब गोपाल गांव पहुंचा तो गोपाल की लकड़ियां खरीदने के लिए लोगों की एक भीड़ सी जमा हो गई। भैया, जरा मुझे भी अपनी लकड़ियां दे दो। तुम्हारी लकड़ियां तो जलने के बाद बहुत गर्माहट देती हैं। हाँ गोपाल भाई, मुझे भी ये लकड़ियां चाहिए। ये जलने के बाद इतनी गर्म होती हैं कि रात में कंबल की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ भैया, आज से पहले मैंने इतनी गर्म लकड़ियां कहीं नहीं देखी। सच में तुम्हारी लकड़ियों में तो अलग ही जादू है। उस दिन गोपाल की सारी लकड़ियां चुटकियों में बिक जाती हैं और उसकी काफी अच्छी आमदनी होती है। राशन लेकर गोपाल घर पहुंच जाता है। इस बार शिवपुरी गांव में बरसात का मौसम दस्तक दे चुका था। अचानक चलने वाली ठंडी हवा
और बादलों की गड़गड़ाहट से साफ पता लग रहा था कि मौसम सिर्फ बारिश नहीं बल्कि एक बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। गोपाल के छोटे से कच्चे घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। हर बूंद के साथ उसकी परेशानियां भी टपक कर बाहर आ रही थीं। गोपाल जी, आप सुन रहे हैं ना? देखिए, छत फिर से टपकने लगी है। अगर तेज बारिश आई तो ये पूरा कमरा पानी से भर जाएगा। हम कहाँ जाएंगे इस हाल में? कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन इस बार बादल कुछ ज्यादा ही नाराज लग रहे हैं। लोग चौक पर कह रहे थे कि इस साल बहुत बड़ा तूफान भी आएगा। हमारे जैसे गरीबों का घर तो एक झोंका भी गिरा सकता है। अजी, हम गिर भी गए तो कौन पूछने आएगा? ना अपने लोग, ना वो विजय जी, जिन्होंने आपको अपना भाई समझकर भी आपका सब कुछ छीन लिया। विजय गोपाल का बड़ा भाई, वही जिसने माँ बाप के मरने के बाद सारे कागज बदलवाकर गोपाल का घर और जमीन अपने नाम कर ली। इसी कारण उसे मजबूरी में किराए पर रिक्शा चलाना पड़ रहा था। गोपाल के लिए तो भाई का धोखा तूफान से भी बड़ा घाव था। छोड़ो सुमन, सब ईश्वर की लीला है। मैं मेहनत करूंगा, रिक्शा चलाऊंगा, किसी दिन कमी नहीं रहेगी। पर आज तो घर में दाल चावल भी नहीं बचे, लकड़ियाँ भीग गईं। 2 दिन से चूल्हा ठंडा पड़ा है। बंटी को देखो, पूरा दिन पानी पीकर सो जाता है। कितनी देर भूख दबाएगा? बंटी गोपाल का 8 साल का मासूम बेटा। भूख की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, पर फिर भी वह अपने पिता के पास आकर चुपचाप बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, बाबू, मैं समझता हूँ, अगर खाना नहीं है तो आप परेशान मत हो। मैं अभी नहीं भूखा, बस आप बैठिए मेरे पास। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गोपाल ने बाहर बादलों की तरफ देखा, मानो कह रहा हो, बारिश, तू जितनी भी जोर से बरस जा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। सुमन, तुम बंटी का ध्यान रखना। मैं अभी जाता हूँ, कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। बारिश की पहली तेज बूंदें गिरने लगी थीं और उसी के साथ शुरू हो गई गोपाल की असली जंग, अपनी गरीबी, हालात और तूफान तीनों से लड़ने की। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। रात भर हुई तेज बारिश भले ही रुक चुकी थी, लेकिन उसके असर से पूरा गांव कीचड़ और नमी से भर गया था। लोग घरों से कम ही निकल रहे थे, क्योंकि मौसम इतना ठंडा था कि बाहर कदम रखना जैसे किसी सजा जैसा लग रहा था। इसी मौसम के कारण गोपाल का रिक्शा धंधा पूरी तरह ठप पड़ा था। इन्हीं चिंताओं को सीने में दबाकर वह लाला जी के अहाते पर पहुंचा, जहां से वे रिक्शे भाड़े पर देते थे। लाला जी, जरा मेरी मदद कर दीजिए। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। बंटी भूखे पेट सो रहा है। जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी पिछले तूफान में भीग कर खराब हो गया। अगर 2-4 दिन का किराया माफ कर दे या थोड़ा उधार दे दे तो मैं घर का हाल संभाल लूंगा। गोपाल, तुम ही देख रहे हो ना, ये बरसात और ठंड ने पूरे गांव को घर में बंद कर दिया है। लोग बाहर ही नहीं निकल रहे, फिर रिक्शा कौन लेगा? सच कहूं तो इस मौसम ने तो मेरा धंधा भी डुबा दिया है। भाड़ा आने का नाम नहीं, रिक्शे खड़े खड़े खराब हो रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुझे रिक्शा का काम ही बंद करना पड़ेगा। नुकसान उठाने की भी एक हद होती है। लाला जी, मैं तो ये सोचकर आया था कि मुश्किल में आप मेरा सहारा बनेंगे, और आप कह रहे हैं कि मेरी आखिरी रोजी रोटी भी चली जाएगी। लाला जी चुप रहे। हो सकता है उनकी मजबूरी हो, पर उस चुप्पी ने गोपाल के दिल पर एक और बोझ डाल दिया। ठीक है लाला जी, मैं काम कर लूंगा, जो होगा। यह कहकर गोपाल चुपचाप अपनी रिक्शा की ओर बढ़ा। ठंड से जमती उंगलियों को मलते हुए उसने रिक्शा उठाया और सड़क की ओर चल पड़ा कि शाम धीरे धीरे उतर रही थी। ठंड से भरी हवा चल रही थी और दिन भर की नमी अब गांव को और भी उदास बना रही थी। गोपाल सुबह से रिक्शा लेकर घूम रहा था, कभी मैदान की तरफ, कभी चौक के आसपास, कभी स्कूल की ओर, लेकिन पूरे दिन एक भी सवारी नहीं मिली। बरसात और ठंड ने लोगों को घर में कैद कर दिया था। हे भगवान, आज फिर रिक्शा खाली ही चल गया। घाटे में तो मैं चल ही रहा हूँ, पर घर का चूल्हा कैसे जलेगा? भूखा बेटा, टूटता घर और मुश्किलों में घिरी मीना,
सबकी चिंता उसके दिल पर वजन बनकर बैठी थी। वह वापस घर लौटने ही वाला था कि पीछे से एक कार तेज रफ्तार में आई। बरसात से गीली सड़क, फिसलन और धुंधलके ने मिलकर एक पल में हादसा कर दिया। कार ने गोपाल के रिक्शे को जोरदार टक्कर मारी और वह दूर जाकर सड़क पर गिर पड़ा। जितनी ठंड हवा में थी, उससे कई गुना दर्द अब उसके शरीर में फैल चुका था। उसका हाथ बुरी तरह कुचल गया था। राहगीरों ने दौड़कर उसे अस्पताल पहुंचाया। उधर मोहल्ले के एक लड़के ने घर जाकर मीना को हादसे की खबर दी। यह सुनते ही मीना के होश उड़ गए और वह रोती हुई अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरे गोपाल कैसे हैं? कितनी चोट आई है? देखिए, आपके पति की हालत स्थिर है, पर चोट बहुत गंभीर है। हमने उनका हाथ बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से हमें उनका एक हाथ काटना पड़ा। ये उनके जीवन बचाने के लिए जरूरी था। हाथ? हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है? इलाज के पैसे उनके पास नहीं थे, इसलिए मीना ने अपने एकमात्र बच रहे गहने बेच दिए। हाथ कांप रहे थे, दिल रो रहा था, लेकिन पति की जिंदगी उसके लिए सबसे कीमती थी। कुछ दिनों बाद गोपाल की तबीयत तो संभलने लगी, पर जीवन की परेशानियां अभी भी वहीं खड़ी थीं। लगातार बारिश से उनका कच्चा घर और भी खराब हो चुका था। छत टपक रही थी, दीवारें गल चुकी थीं और किसी भी वक्त घर के गिरने का डर था। गोपाल अपने कटे हुए हाथ को देखकर चुपचाप बैठा रहता, सोचता कि अब बिना हाथ के परिवार को कैसे संभालेगा। वह घर लौटकर कोने में चुपचाप बैठ गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, छत से पानी छू छू कर टपक रहा था और घर के भीतर अंधेरा और चिंता का माहौल फैला था। उसका कटा हुआ हाथ पट्टियों में लिपटा था और दिल में हजारों तूफान थे। हे ऊपर वाले, तू भी कैसी कैसी परीक्षाएं लेता है गरीबों की। मैं ही तो इस घर का एकमात्र कमाने वाला था और तूने मेरा एक हाथ ही छीन लिया। अब बता, मैं अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे का पेट कैसे पालूंगा? ये जिंदगी कैसे चलेगी? गोपाल, अब हम किसके सहारे जिएंगे? छत भी टपक रही है, 4 दिन से चूल्हा ठंडा पड़ा है। बंटी को रोज भूखे पेट नींद में धकेलना पड़ रहा है। सुमन, मैं कुछ न कुछ करूंगा, चाहे एक हाथ ही सही, पर मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी कर लूंगा, पत्थर ढो दूंगा, पर भीख नहीं मांगूंगा। किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर तुम्हें और बंटी को रोते नहीं देख सकता। वह बाहर आसमान की तरफ देखता, घने बादल, कड़कड़ाती बिजली और लगातार बरसता पानी, जैसे भगवान भी उसकी परीक्षा और कठिन करना चाहता हो। भगवान जाने ये बारिश कब थमेगी। घर का हाल तो और बिगड़ रहा है। अगर ये छत गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे जी? अरे मीना, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज तो उगता ही है। ऊपर वाला गरीब का दिल ऐसे यूं नहीं तोड़ देगा, बस थोड़ा सब्र रखो। अगली सुबह बारिश हल्की सी धीमी, ठंड की हवा अभी भी सिहरन पैदा कर रही थी, पर यह मौका था कि शायद कहीं काम मिल जाए। गोपाल ने एक हाथ से अपने फटे कुर्ते को ठीक किया और घर से निकल पड़ा। आज कुछ न कुछ काम तलाश ही लूंगा, खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। बंटी भूखा नहीं सोएगा। अरे साहब जी, कोई काम मिलेगा? नहीं भाई, इस बारिश ने सबका काम खराब कर दिया है। मैंने तो अपने मजदूरों को भी घर बेच दिया, कहीं और देखो। गोपाल एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। मकान निर्माण, खेत, दुकानें, स्कूल, ढाबा, लेकिन हर जगह सिर्फ निराशा हाथ लगी। अरे ओ फटेहाल, कहां कहां से आ जाते हो तुम जैसे लोग? देखिए अपनी हालत, एक हाथ से क्या उखाड़ लोगे? मैं तुम्हारे जैसे अधूरे लूले लंगड़े को काम दूंगा? मेरी अकल खराब है क्या? चल भाग यहाँ से, कहीं जाकर भीख मांग, यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं। ये शब्द तीर की तरह गोपाल के सीने को चीर गए। उसे लगा मानो दुनिया में उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची। शाम होने लगी थी। भूख, ठंड, थकान और निराशा उसे भीतर से तोड़ रही थी। वह सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया
आंखें भर आईं। किसके आगे हाथ पसारूं अब? सबने मुंह मोड़ लिया। घर पर मीना और बंटी भूख से तड़प रहे होंगे। क्या अपाहिज को जीने का हक नहीं? हे भगवान, अगर मेरे बच्चों को रोटी दे सकता है तो दे दे, चाहे उसके बाद मुझे उठा ले जाना। गोपाल घर की ओर लौट ही रहा था कि अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और भयंकर बारिश फिर शुरू हो गई। अरे नहीं, मुझे जल्दी किसी ढाबे में रुकना होगा। इस बारिश में भीग गया तो और मुसीबत बढ़ जाएगी। वह भागते भागते पास के एक चाय ढाबे में पहुंच गया। हर जगह खबर फैली है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार बाढ़ आ सकती है। क्या सच में बाढ़? हाँ भाई, सब लोग धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। कल सुबह मैं भी अपनी माँ और पत्नी को लेकर चले जाऊंगा। यह सुनते ही गोपाल के पैरों से जमीन खिसक गई। हे भगवान, अगर सच में बाढ़ आ गई तो मेरा कच्चा घर, मीना और बंटी, क्या होगा उनका? नहीं, मुझे अभी घर पहुंचना होगा। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहे हो? चाय तो पीते जाओ। धन्यवाद भाई, पर मेरे घर पर मेरी दुनिया अकेली है, मुझे जाना होगा। वह किसी की बात सुने बिना मूसलाधार बारिश में दौड़ पड़ा, सिर्फ एक ही चिंता के साथ, मीना और बंटी सुरक्षित हों। भयंकर बारिश को देखते हुए गोपाल किसी तरह दौड़ता दौड़ता अपने घर के पास पहुंचा। कच्ची सड़क पर जगह जगह पानी भरा था। ठंडी हवा हड्डियों को कंपा रही थी। घर के पास आते ही उसे सबसे पहले एक तेज टप 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 की आवाज सुनाई दी। वह समझ गया, छत फिर टपक रही है और इस बार पहले से ज्यादा। वह हड़बड़ाकर अंदर घुसा। अंदर मीना और बंटी एक कोने में सिमटे बैठे थे। छत से पानी बूंद बूंद करके सीधे उनके पास गिर रहा था। अजी जल्दी आइए, देखिए छत से पानी सीधे अंदर आ रहा है। चारों तरफ बस पानी ही पानी हो रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। छत अब किसी भी वक्त टूट सकती है। मुझे ऊपर चढ़कर इसे अभी रोकने की कोशिश करनी होगी। रात गहराती जा रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हाथ सुन्न हो रहे थे और तेज बारिश की बूंदें लगातार छप्पर को पीट रही थीं। गोपाल ने अपनी आखिरी बची हुई हिम्मत जुटाई और एक हाथ से ही छप्पर पर चढ़ने की कोशिश की। मीना नीचे से टॉर्च पकड़कर रोशनी दिखा रही थी। अजी सावधान रहिए, फिसलना मत, बारिश बहुत तेज है। एक हाथ से छप्पर को संभालना, फटी चादरें कसना, भीगी टहनियों को फिर से जमाना, यह सब उसके लिए बेहद कठिन था। पर वह जानता था, अगर छत अब भी नहीं संभाली गई तो पूरा घर पानी में डूब जाएगा। कई मिनटों की जद्दोजहद के बाद वह किसी तरह छत को टांगों और रस्सियों से बांधकर नीचे उतरा। दोनों थके टूटे फिर से अंदर बैठे। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई, लेकिन बारिश रुकी नहीं, बल्कि और तेज होने लगी, जैसे आसमान फट पड़ा हो। हर तरफ सिर्फ पानी की आवाज और तेज हवाओं की चीखें। घर की दीवारें भीगकर नरम हो चुकी थीं। छत जगह जगह से टपक रही थी और कमरे में पानी भरने लगा था। अरे ओ गोपाल भाई, जल्दी करो, जल्दी चलो यहाँ से। वह हाफता हुआ दौड़ता आया। कपड़े भीगे, चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। गांव की नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। अगर हम अभी नहीं निकले तो पानी हम सबको बहा ले जाएगा। चलो चलो, जल्दी कर। हे दिया, मीना, जल्दी चलो, हमें किसी ऊंची जगह जाना होगा। अजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? हमारा एक ही सहारा बचा है, मेरा बड़ा भाई विजय। उसका घर ऊंचाई पर बना है। शायद वो हमें एक रात ठहरा दे। तेज हवाओं से संघर्ष करते हुए वे किसी तरह विजय के बड़े पक्के घर तक पहुंचे। दरवाजे पर पानी की धारें टकरा रही थीं। गोपाल ने कांपते हाथों से दस्तक दी। भैया, बाढ़ में हमारा सब कुछ बह गया। कच्चा घर गिर गया, छत उड़ गई।
मीना और बंटी को कहीं पनाह नहीं है। बस एक रात के लिए अंदर आने दो। दरवाजा खुला। सामने खड़ा था विजय, वही जिसने माँ बाप की मौत के बाद गोपाल की जमीन झूठे पैकेट भर दी थी। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। गोपाल, तू फिर मेरे दरवाजे भीख मांगने आया है? अगर मुझसे कुछ लेने की औकात होती तो आज ये हालत क्यों होती तेरी? भैया, ये समय औकात देखने का नहीं है। बच्चा कांप रहा है, कृपा करके बस एक कोना दे दो। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। एक हाथ से क्या कर लेगा तू? चल निकल, मेरे दरवाजे से दूर हो जा। समय खराब है, मूड खराब मत कर। भैया, हम कहीं नहीं जाएंगे, कृपया बंटी को बचा लो। नहीं, मेरे घर में तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए कोई जगह नहीं। अब भागो यहां से, नहीं तो मैं भगा दूंगा। अपने ही भाई का यह तिरस्कार गोपाल के दिल में गहरे जख्म की तरह उतरा। पर पानी बढ़ रहा था, उसे रुकना भी अपराध होता। चुपचाप कमजोर कदमों से वह आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलते हुए एक टूटी हुई झोपड़ी से पूरा दिल हिला देने वाली आवाज आई। बचाओ, कोई है? पानी अंदर आ गया है, मैं डूब रही हूँ। अरे सुनती हो, कोई फंसा हुआ है, हमें मदद करनी चाहिए। नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। अगर हम रुके तो हम भी डूब जाएंगे। नहीं मीना, हालात कैसे भी हों, इंसानियत नहीं छोड़ सकते। चलो, उसे बचाना ही होगा। अंदर गए तो एक बूढ़ी अम्मा गर्दन तक पानी में थी, हाथ पैर मारती हुई। अम्मा, डरो मत, हमने पकड़ लिया है। वे दोनों अम्मा को खींचकर बाहर लाए और सुरक्षित जगह पर बैठाया। बेटा, अगर तुम देर कर देते तो मैं तो डूब ही जाती। भगवान तुम दोनों का भला करे। अम्मा, आप हमारे लिए माँ समान हैं, हम आपको अकेला कैसे छोड़ते? फिर सभी लोग गांव के बाहर एक ऊंची जगह पर, जहां एक पीपल का पेड़ था, वहीं जाकर रात गुजारते हैं। वह रात जिंदगी की सबसे बुरी थी। तीखी ठंडी हवा, भीगा कंबल और तेज बारिश। बंटी मीना की गोद में ठंड से कांप रहा था। गोपाल अपने हाथ बांधे आसमान की तरफ देखकर करा उठा। हे भगवान, और कितना इम्तिहान लेगा। सुबह हुई तो बारिश अभी भी थमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था, विजय का बड़ा पक्का घर भी पानी में डूब रहा था। फर्नीचर, अनाज, गाड़ी सब बह रहा था और वह खुद दरवाजे पर खड़ा चिल्ला रहा था। कोई है? बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे तैरना भी नहीं आता। कुछ गांव वाले सुबह अपने घरों से जा रहे थे, तभी उन्होंने उसकी आवाज सुनी। कल गरीबों को धक्के दे रहा था, अब खुद की बारी आई तो रो रहा है, हम क्यों मदद करें? फिर वे गांव वाले भी उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही गोपाल, उसका परिवार और कुछ गांव वाले मौजूद थे। अच्छा हुआ आप सब भी आ गए, अब गांव में कोई मुसीबत में नहीं होगा, सब सुरक्षित रहेंगे। नहीं गोपाल भाई, तुम्हारा बड़ा भाई अभी भी वहीं फंसा हुआ है, उसका घर भी डूब गया है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर हमने उसकी मदद नहीं की क्योंकि उसने धोखे से सबको लूटा है। उसके साथ यही होना चाहिए। नहीं, वो कुछ भी करे, पर हमारी इंसानियत यही कहती है कि हम किसी के बुरे समय में उसकी मदद करें, वरना हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। ऐसा कहकर गोपाल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अजी मत जाइए, बहुत तेज बारिश है, आप भी डूब सकते हैं। सुमन, विजय भैया ने चाहे जैसा भी किया हो, पर आखिर वो मेरे भाई हैं, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। इंसानियत यही सिखाती है, जिसने हमें नहीं बचाया, हाँ, हम उसे बचाकर दिखाएं। वह किसी की बात सुने बिना आगे निकल जाता है। तभी वहाँ बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। बेटा, जहाँ इंसानियत की पुकार हो, मैं वहाँ आ जाती हूँ। तुम्हारा भाई चाहे जैसा भी हो, तुम उसे बचाना चाहते हो? हाँ अम्मा, क्योंकि उसकी जगह कोई भी होता मैं जाता। अगर कोई रास्ता है तो मुझे बताओ। तुम सच में नेक हो बेटा, तुम्हारे जैसे लोग आज बहुत कम हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
गांव पहुंचते ही 2 बड़े पेड़ों के बीच तुम्हें एक जादुई नाव मिलेगी। वो कभी नहीं डूबेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गोपाल नाव तक पहुंचा। वह सच में वहां थी। वह तुरंत पानी में उतरा और तेज लहरों को चीरते हुए विजय तक पहुंच गया। भैया जल्दी नाव में चढ़ो, नहीं तो बह जाओगे। गोपाल, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा ले। गोपाल ने एक हाथ से उसे मजबूती से खींचा और नाव में चढ़ा लिया। तूफान से लड़ते हुए वह दोनों को वापस पीपल के पेड़ तक ले आया। पेड़ के नीचे पहुंचते ही विजय फूट फूट कर रो पड़ा। गोपाल, मैंने तेरा सब कुछ छीना, तेरी जमीन, तेरा हक, तेरी मेहनत, तुझे घर से भगाया, तुझे नीचा दिखाया, पर तूने मुझे बचा लिया। तूने आज इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया। मुझे माफ कर दे छोटू, माफ कर दे गोपाल। भैया, बारिश ने चाहे सब बहा दिया हो, पर इंसानियत अभी जिंदा है। अब छोड़ दो पुरानी बातें, नई शुरुआत करो। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहाँ एक बुजुर्ग माँ अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। एक थी सावित्री, जिसकी त्वचा सांवली थी लेकिन दिल बहुत साफ था, और दूसरी थी स्वर्णिमा, जिसके चेहरे पर चमक थी लेकिन दिल में घमंड था। माँ की आंखों को स्वर्णिमा की चमक तो दिखती थी, पर सावित्री की मेहनत उसे कभी दिखाई नहीं दी। अरे सावित्री, कब उठेगी तू? तेरे उठने से पहले ही स्वर्णिमा नहा धोकर मंदिर चली जाती है और तू अभी तक चारपाई पर पड़ी है। कुछ तो शर्म कर इस घर के लिए। माँ, मैं सुबह से लगी हूँ। चूल्हा जलाया, रोटियां सेकी, भैंस को चारा डाला, आपका तेल भी गरम कर दिया। मालिश के लिए थोड़ी देर बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया? तेरे जैसे निकम्मे के हिस्से में बस शिकायतें ही बची हैं। स्वर्णिमा को देख, कैसे लाज शर्म वाली लगती है। उसके नैन नक्श तो परी जैसे हैं। तू तो जैसे अपने बाप की ही तरह बदसूरत निकली। अरे माँ, अब इसको बोलना भी छोड़ दो। इससे अच्छा तो मैं ही सब काम कर लूंगी। कहीं मेहमान आ गए तो क्या सोचेंगे? ये सावित्री तो दूर से ही डराने लगी है। मैं बदसूरत हो सकती हूँ माँ, पर मेरा दिल तो साफ है। कभी आपने मेरी मेहनत देखी है? मैं इस घर के लिए अपनी उम्र लगा दी, पर आपने कभी सर पर हाथ तक नहीं फेरा। सर पर हाथ तब फेरूं जब तू इस घर का नाम रोशन करे। तेरे हिस्से में तो सिर्फ झाड़ू पोछा ही लिखा है। जिस दिन तू किसी सेठ की नजर में आ गई, उसी दिन मैं तुझे बेटी मान लूंगी। सावित्री का चेहरा झुक गया। बहन, तेरा रंग जितना काला है ना, तेरी किस्मत भी उतनी ही सूनी है। कोई तुझे ब्याह करने नहीं आएगा। तेरा घर यही रहेगा, माँ के ताने और चूल्हे की राख में। हे भगवान, क्या सच में रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरी मेहनत, मेरा प्रेम, मेरा त्याग, इनका कोई मोल नहीं? कभी तो मेरी किस्मत भी उजली होगी। चल भाग और कुएं से पानी भर ला। केवल तेरे जैसे लोग भावुकता में रोकर क्या पाएंगे? काम कर, यही तेरी असली जगह है। सावित्री रोती हुई वहां से चली जाती है। जब समाज रूप देखता है तो गुण अक्सर धूल में दब जाते हैं। कस्बे के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी गीता देवी। सेठ को अपनी बहू में बस गोरी चमक चाहिए, भले ही वह भीतर से कितनी भी खोखली क्यों ना हो। गीता, अब समय आ गया है कि हमारे बेटे की शादी कर दी जाए। हमारे पास सब कुछ है, दौलत, दुकान, नाम। अब चाहिए तो बस एक बहू जो हमारी शान को और ऊंचा करे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। बेटा अब शादी लायक हो गया है, पर हमें लड़की ऐसी चाहिए जो सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी हो, घर संभालने वाली, संस्कारी और सीधी सादी। हाँ, लेकिन देखो, आजकल की दुनिया दिखावे की है। लोग पूछते हैं बहू कैसी दिखती है, कितनी सुंदर चेहरा है। और ऐसे में मैंने एक नाम सुना है, स्वर्णिमा, बुजुर्ग माँ की छोटी बेटी, चेहरे पर जैसे चांद उतर आया हो। हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में, लेकिन सुना है कि बड़ी बेटी सावित्री काम में बहुत होशियार है। घर का सारा काम वही करती है। स्वर्णिमा तो बस आईने में ही उलझी रहती है। काम काज कौन देखता है गीता? हमारे पास नौकर हैं बर्तन धोने के। देखिए, बात यह है कि हमें तो चाहिए एक ऐसी बहू जो हर शादी ब्याह में लोगों के मुंह से वाह निकलवा दे। पर क्या सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ होती है?
अगर स्वभाव ठीक ना हो तो घर नरक बन जाता है, और अगर बहू में ममता नहीं तो वो सौंदर्य किस काम का। अरे भगवान, तू तो पुरानी सोच वाली बातें करती है। देख, समाज को दिखाने के लिए एक सुंदर बहू से बेहतर कुछ नहीं होता। स्वर्णिमा इस कस्बे की सबसे सुंदर लड़की है। हमारा नाम उसके साथ जुड़ते ही चर्चित हो जाएगा। आप अपनी सोच में स्वर्णिमा की सुंदरता देख रहे हो, पर मैं उसकी आंखों में घमंड और अकड़ देखती हूँ। मैं डरती हूँ कि कहीं वो हमारे बेटे को तकलीफ न दे। अब तुम ही बताओ, स्वर्णिमा जैसी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो हमारा मान सम्मान कितना बढ़ेगा। और सावित्री, वो तो लोगों के ताने का विषय बन जाएगी। बिल्कुल, पर क्या हमने ये सोचा है कि अगर स्वर्णिमा को रिश्ता पसंद ना आया तो, या वो इस रिश्ते को सिर्फ दिखावा समझे? पसंद आना या ना आना उसका काम नहीं। जब रिश्ता सेठ हरिश्चंद्र के घर से आएगा तो बुजुर्ग और उसकी बेटी मना नहीं कर सकेगी। कस्बे में हमारा नाम ही काफी है। ठीक है, पर एक शर्त है। अगर लड़की का व्यवहार मेरे मन को ना भाए तो मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी। मुझे मंजूर है। कल ही चलते हैं उनके घर रिश्ता लेकर और देखेंगे कैसे उनका सिर गर्व से ऊंचा होता है। जिस दरवाजे पर कभी उम्मीद ने दस्तक नहीं दी थी, आज वही रिश्ते का पैगाम आया। सेठ हरिश्चंद्र और सेठानी गीता देवी बुजुर्ग के घर रिश्ते की बात करने पहुंचे। अरे सेठ साहब, आप और गीता बहन जी भी साथ आई हैं। कहिए, कैसे आना हुआ? राम राम बहन जी, आपके घर की तारीफ सुनी थी, खासकर आपकी स्वर्णिमा बेटी की सुंदरता की। हम अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। स्वर्णिमा के लिए? सेठ साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े घर से रिश्ता मेरी बेटी के लिए? नहीं बहन जी, हम मजाक नहीं करते। आपकी बेटी हमारी बहू बने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। माँ, क्या हो रहा है? अरे सेठ जी, सेठानी जी, आप लोग। बेटी, ये रिश्ता लाए हैं तेरे लिए। देखा, मैंने कहा था ना, तू ही हमारे घर की किस्मत है। बेटिया, हमारे बेटे को ऐसी ही संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश थी। अब अगर आप सब राजी हैं तो हम जल्दी ही सगाई करना चाहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा घर अगर मेरे लिए आए तो किस्मत खुद मेरे कदमों में बैठ जाए। सेठ जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा सौभाग्य। स्वर्णिमा की शादी अगर आपके घर में होगी तो मेरी गरीबी भी मानो मिट जाएगी। बेचारी सावित्री रसोई घर से ये सब सुन रही थी और सोच रही थी। हर बार मेरी आंखें ही क्यों नम होती हैं? क्या सिर्फ सुंदरता ही रिश्ते लायक होती है? मेरे हाथों में मेहनत की लकीरें हैं, पर कोई उन्हें नहीं पढ़ता। बहन जी, कल हम फिर आएंगे शगुन और तैयारी लेकर। आप बस बेटी को तैयार रखिए। मैं तो अभी से सोने की चूड़ियाँ, लाल जोड़ा और रथ का सपना देख रही हूँ माँ। अब देखना, मैं इस घर को आसमान बना दूंगी। हम चलते हैं बहन जी, शुभ दिन तय करके खबर भिजवाएंगे। स्वर्णिमा का रिश्ता पक्का हो गया। वहीं सावित्री की आंखें भीग गईं। मेहमान चले जाते हैं। उनके जाते ही स्वर्णिमा और बुजुर्ग दोनों खूब खुश हो जाते हैं। बिटिया देख, भगवान ने तुझ पर कैसी कृपा की है। सेठ सेठानी जैसे लोग तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तेरी सुंदरता ने पूरे कस्बे को रोशन कर दिया। अरे माँ, मैंने कहा था ना, मैं आम नहीं खास हूँ। ऐसी शक्ल देखी है किसी ने इस कस्बे में? जो देखे बस देखता रिगाड़ जाए। तेरी किस्मत तेरे चेहरे पर लिखी है बेटी। जिस दिन तू पैदा हुई थी, मैं समझ रही थी कि ये लड़की हमारे भाग्य को चमकाएगी। और वो सावित्री, माँ, अब तो पक्का हो गया। उसे तो कोई रिश्ता भी नहीं भेजेगा। उसे तो बस झाड़ू पकड़ा दो और चुप रहने को कहो। हाँ, ठीक कहती है तू। सावित्री तो जन्म से ही बोझ है। जिस दिन तेरी शादी होगी, उसी दिन मेरी छाती से एक भारी पत्थर उतर जाएगा। और वहीं दूसरी ओर सावित्री दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसके कानों में हर शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। मेरे हिस्से में तो बस काम है, अपमान है। माँ की एक मुस्कान तक नसीब नहीं होती। क्या सिर्फ रंग ही सब कुछ होता है? एक बेटी की मेहनत कुछ भी नहीं। उस रात स्वर्णिमा सपनों में खोई रही। बुजुर्ग सपनों को गिनती रही। कुछ वक्त के बाद स्वर्णिमा की शादी हो जाती है।
शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। लेकिन जब रिश्ता सिर्फ चेहरे से जोड़ा जाए तो टूटने में देर नहीं लगती। बेटा अमित, अब तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। स्वर्णिमा बहुत सुंदर है। अब बस वो इस घर की इज्जत को डसाए, यही उम्मीद है। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे समझने और अपनाने की। बिटिया, अब ये घर तेरा है। तू इस घर की बहू है। जैसे गीता पैर रखती है वैसी ही तू आई है। देखती हूँ। पहले तो मुझे मेरी पसंद की साड़ी चाहिए जो सिल्क की बनी होनी चाहिए, वरना मैं कोई काम नहीं करूंगी। सारी बातें बाद में, तुम आराम कर लो पहले। शादी के दूसरे ही दिन स्वर्णिमा ने घर का रंग बदलना शुरू कर दिया। ना विनम्रता, ना सेवा, बस हुक्म और ताने। जहाँ सब सोच रहे थे कि बहू पूजा करेगी, वहाँ वह दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मालकिन नई बहू रसोई में आना भी पसंद नहीं करती। कहती है ये सब मेरे बस का नहीं। हे भगवान, ये लड़की तो बिल्कुल अलग है। न मुंह मीठा न व्यवहार। अब समझ नहीं आ रहा क्या करे। स्वर्णिमा माँ कह रही थी तुम थोड़ा घर के काम में हाथ बताओ, कम से कम पूजा की थाली ही बना दो। क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम्हारी माँ क्यों नहीं समझती कि मैं कोई कस्बे की लड़की नहीं हूँ? मैं आराम करने आई हूँ, सेवा करने नहीं। बेटा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ये लड़की तो दिन ब दिन घर में अशांति फैला रही है। हर बात पर झगड़ा और चेहरे पर ताना। अब हम क्या करें? धीरे धीरे स्वर्णिमा का असली स्वभाव हर किसी के सामने आने लगा। उसकी सुंदरता अब बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि अंदर से वह सिर्फ घमंड और स्वार्थ से भरी थी। बिटिया, शादी सिर्फ सोने के गहने पहनने से नहीं निपटी। तुम्हें रिश्ते को भी संजोना आना चाहिए, वरना ये घर भी तुम्हारे लिए अजनबी बन जाएगा। मुझे उपदेश मत दो। मैं तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ। माँ बनकर मत दिखाओ। मुझे जैसी जिंदगी चाहिए मैं वैसी ही जीऊंगी। मैंने तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुमने इस घर को मजाक बना दिया। अब ये रिश्ता हमें सता रहा है। शायद हमने चकाचौंध में देखा, लेकिन गहराई में जाना ही नहीं, और अब भुगत रहे। जी, बहू को वह देवी समझ बैठे थे। वह अब रोज इस घर को अपमानित करती थी। इन सभी बातों से परेशान होकर सेठ स्वर्णिमा की शिकायत करने बुजुर्ग के पास जाते हैं। बहन जी, हमें लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपकी बेटी को बहू बनाकर अपनी जिंदगी में तूफान बुला लिया है। हमने सोचा था कि हमें एक सजी संवरी बहू मिलेगी, पर जो मिला वो बस सोती है, झगड़ती है और घर का चैन छीन लेती है। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो तो बचपन से सीधी साधी और समझदार रही है। अगर वो सीधी है तो सीधी लड़की से आग जल रही है। हमारे घर में हर बात पर झगड़ा, हर बात पर ताना। अमित की हालत देखिए, वो अब बात भी करने से डरता है। न सेवा करती है, न सास ससुर की इज्जत। हमारी तो नाक कट गई समझो। हो सकता है नई जगह की परेशानी हो। थोड़ा समय दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। शायद वो आप लोगों को समझ नहीं पा रही हो। हमने उसे रानी बनाकर घर बुलाया था, और वो तो सास ससुर को नौकर बना रही है। घर की इज्जत बहू से होती है, पर वो तो मोहल्ले में हमें शर्मिंदा करवा चुकी है। लोग अब ताने देते हैं, सेठ की बहू देखो कितनी घमंडी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी, लेकिन शायद आपने कुछ गलतफहमी पाल ली हो। गलतफहमी तो हमें आपके घर आकर ही हो गई थी बहन जी। हमने चेहरा देखा, दिल की गहराई नहीं देखी, और अब भुगत रहे हैं। बुजुर्ग माँ को झटका लगा, पर फिर भी वह अपनी स्वर्णिमा बेटी की तरफदारी कर रही थी। उसे लग रहा था कि दुनिया गलत है, उसकी बेटी नहीं। हर लड़की कुछ समय लेती है नए घर में ढलने के लिए। आप लोग उसे समझाइए, बच्ची है, अभी छोटी है। उसे छोटा मत कहिए, उसे बस घमंड है अपनी सुंदरता का, और उस घमंड ने हमारे घर को जहन्नुम बना दिया है। अगर आज हमने आपको बताने की हिम्मत न की होती तो कल हमारा बेटा खुद घर छोड़ देता। हमारी बहू बनने लायक नहीं थी आपकी बेटी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अभी नहीं, पर अगर अगले कुछ दिनों में कोई बदलाव नहीं हुआ
तो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सेठ और सेठानी चले गए, पर अपने पीछे एक गहरी चोट छोड़ गए। स्वर्णिमा की शिकायतें सुन सुनकर वह टूट चुकी थी, लेकिन जिसने उसे संभाला उस सावित्री पर ही गुस्सा निकाल बैठी। ये क्या हो गया? मेरी स्वर्णिमा के साथ सेठ सेठानी तक शिकायतें लेकर आ गए। लोग क्या कहेंगे? मेरी बेटी ने घर बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैं तो बहुत बार समझाया था स्वर्णिमा बहन को थोड़ा व्यवहार सुधारना चाहिए, लेकिन आपने ही कहा था तू बड़ी होकर भी जलती है उससे। हाँ, और अब तू भी कहेगी कि स्वर्णिमा की सारी गलती है? सच बता, तूने कुछ किया है? कहीं तूने ही तो सेठ सेठानी को भड़काया नहीं? माँ, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो हमेशा आपकी बात मानी, आपकी हर बात चुपचाप सहन की, और अब आप मुझ पर शक कर रही हैं। शक नहीं कर रही, मुझे पूरा यकीन है। तू ही चाहती थी कि स्वर्णिमा की शादी टूटे, ताकि सबको लगे कि तू ज्यादा समझदार है। तेरे मन में जहर है सावित्री। माँ, अगर मेरी मेहनत, मेरी सेवा आपको जहर लगती है, तो आज मैं वो जहर आपके घर से ले जाती हूँ। मैं अब नहीं रुक सकती। जा और लौट कर मत आना, हमारे घर का भार हल्का हो जाएगा। और सावित्री चल दी। ना पैर रुके, ना आंसू बहे, क्योंकि अब वह टूटी नहीं थी, अब वह मजबूत हो चुकी थी। कहाँ जाऊं अब? जिस घर को जीवन माना वो घर ही पराया हो गया। जिस माँ के लिए खुद को मिटाया उसने मुझे ही मिटा दिया। क्या मेरी गलती थी? सिर्फ इतनी थी कि मैं सावित्री हूँ। जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, तब भगवान किसी को भेजता है, कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी एक अजनबी के रूप में। मनोज, जरा देखो वो कौन लड़की है जो अकेले बैठी है इस दोपहर में। किसी का यूं बैठे रहना कुछ ठीक नहीं। लगता हाँ मालिक, वो लड़की तो जैसे रो रही है। कपड़े भी बहुत साधारण हैं, पर चेहरा शांत है। लगता है किसी अच्छे घर की है। मैं खुद पूछता हूँ, ऐसे मौके पर मदद करना हमारा धर्म है। क्षमा कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप यहाँ क्यों अकेली बैठी हैं? क्या आप ठीक हैं? आप कौन? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर बैठने आई थी। आपका चेहरा कह रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। आंखें सब कह देती हैं। अगर आप मुझे कुछ साझा करना चाहें, तो शायद थोड़ा हल्का महसूस करें। आप जैसे लोगों के पास समय कहाँ होता है गरीब की कहानी सुनने का। मेरे पास ना घर है ना सम्मान। मैं उस बेटी की कहानी हूँ जिसे सबने ठुकरा दिया। बिटिया ठुकराई नहीं जाती, समझी जाती है। आपका दुख किसी बोझ से नहीं, दूसरी की अंधी सोच से है। मैं जमींदार का बेटा अर्जुन सिंह हूँ, और उससे ज्यादा मैं इंसान हूँ, और हर इंसान की कहानी सुनाने का अधिकार मुझे है। सावित्री ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी आंखों में आंसू देखकर रुक जाएगा। मुझे अपने जीवन में कोई नहीं मिला जो मेरे दिल की बात सुने। आज आप जो कह रहे हो वो मेरे लिए एक दवा की तरह है, पर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे अपने रास्ते पर अकेला छोड़ दीजिए। आपका आत्मसम्मान देखकर मैं आपको और अधिक सम्मान देता हूँ, लेकिन अकेलापन और आत्मसम्मान एक ही बात नहीं होते। आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा विश्राम भी। मेरे घर में माता पिता भी हैं। अगर आप चाहें तो कुछ दिन रुक सकती हैं। कोई जोर नहीं, सिर्फ प्रस्ताव है। मालिक, लड़की तो बड़ी समझदार लगती है। शायद भगवान ने उसे आपसे मिलाने का कोई कारण रखा हो। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, पर सच कहूँ, आज पहली बार दिल ने कहा, कोई है जो सुन रहा है। तो आइए मेरे घर, आपके लिए द्वार खुले हैं, सम्मान और आदर के साथ। आप जैसी आत्मा को घर देना मेरे लिए पुण्य होगा। सावित्री चल पड़ी, पर इस बार अकेले नहीं। उसके साथ एक उम्मीद थी जो उसे पहली बार इंसान की तरह देख रही थी। सावित्री जमींदार के घर पहुंचती है। सावित्री ने न सिर्फ नए घर की रसोई संभाली, बल्कि वहां के दिल भी जीतने शुरू कर दिए। आज मैं पहली बार किसी अजनबी के लिए कुछ बना रही हूँ, पर मन ऐसा है जैसे इन्हीं के लिए बनाते हुए जन्म बीता हो। भगवान, बस खाना ठीक बन जाए, क्योंकि तारीफ की मुझे आदत नहीं, पर आज उम्मीद जरूर है। वाह, ये कैसी खुशबू है। माँ,
मैं ऐसा स्वादिष्ट गंध अपने जीवन में नहीं लिया। लगता है आज का खाना दिल से बना। बिल्कुल बेटा, आज हमारे घर में पहली बार कोई ऐसी लड़की आई है जिसने बिना कहे रसोई संभाल ली। सावित्री, बेटा चलो तुम भी बैठो। नहीं माँ जी, आप लोग खाइए। मुझे खाना खिलाकर जो संतोष मिलेगा वो किसी स्वाद से ऊपर है। अरे वाह, ये स्वाद तो जैसे रसोई से नहीं किसी साध्वी की तपस्या से आया है। सावित्री, तुमने जो खाना बनाया वो न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि आत्मा को छूता है। आपने मेरी तारीफ की। यकीन मानिए, आज तक मेरी माँ ने भी ये शब्द नहीं कहे। मैंने तो हमेशा वही सुना, सावित्री है तो काम करना ही तेरा धर्म है। बेटा, रंग भगवान की कला है, लेकिन गुण तुम्हारी साधना है। मैं तुम्हें बेटी नहीं, इस घर की लक्ष्मी मानती हूँ। सावित्री, क्या तुम जानती हो, तुम जैसी स्त्री अगर किसी घर में हो तो वहाँ पूजा अपने आप होती है। तुम्हारा चुप रहकर काम करना मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। और उस रात घर में एक खुशबू फैली, रोटियों से नहीं, नई संवेदनाओं से। सावित्री अब सिर्फ एक अतिथि नहीं थी, अब वह उस घर की इज्जत बन चुकी थी। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को तोड़ता है ताकि उन्हें फिर से एक मजबूत रूप में बना सके। कुछ वक्त बीतता है, अर्जुन को सावित्री से प्यार हो जाता है। सावित्री, तुम कुछ ही दिनों में मेरे घर की हिस्सा बन गई हो। ना किसी शर्त से, ना किसी प्रयास से, बस अपने स्वभाव से। आज मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। जी अर्जुन बाबू, आप कहिए। आप जैसे सम्मानित व्यक्ति का आदेश मेरे लिए सर आंखों पर है। ये आदेश नहीं, एक निवेदन है। मैं चाहता हूँ, क्या तुम मेरे जीवन की संगनी बनेगी? मैं एक साधारण सी सावित्री, एक त्यागी लड़की, और आप एक जमींदार के बेटे। आपको मजाक करना शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है, जो आदमी तुम्हारे स्वभाव से इतनी प्रभावित हो, जो तुम्हारी मेहनत में सौंदर्य देखा है, वो मजाक करेगा? सावित्री, मैंने जीवन में बहुत चेहरे देखे, पर दिल तुम्हारा जैसा कभी नहीं मिला। बेटी, अगर तू हमारी बहू बनेगी तो इस घर का भाग्य बदलेगा। मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं, लेकिन तेरी आंखों में जो शांति और सेवा है वो दुर्लभ है। माँ जी, आपने मुझे बहू कह दिया। बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने तो हमेशा तिरस्कार झेला। आज अगर आप लोग मुझे अपनाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो बताओ सावित्री, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? हर दिन हर दुख सुख मेरा हाथ थमोगी? अर्जुन बाबू, आपने मुझे इंसान नहीं आत्मा समझा। मैं किसी राज घराने के योग्य नहीं हूँ, पर अगर मेरी सेवा, मेरा समर्पण आपको मंजूर है तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। जी, सावित्री को दुनिया ने ठुकराया, जिसे माँ ने अपनाया नहीं। उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसने उसकी आत्मा को अपनाया। कभी कभी जिंदगी में इंसान इतना खो जाता है कि उसे अपनों की अहमियत समझ ही नहीं आती, और जब समझ आती है तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। आज स्वर्णिमा अपने ही कर्मों से टूटी थी। माँ, उसने मुझे तलाक दे दिया। कहता है मैं पत्नी कहलाने लायक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? जिस घर को मैंने ठुकराया, आज वही मेरी आखिरी उम्मीद है। बेटी, मैं भी क्या करूं? जिसे देवता समझकर विदा किया था, वही आज मेरे आंगन में टूटी हुई है। हम दोनों ने बहुत बड़ा धोखा खाया है, लेकिन शायद ये भगवान का इंसाफ है। और वो सावित्री, जिसे हम सावित्री कहकर हंसते थे, आज उसने जमींदार के बेटे से शादी कर ली। वो तो अब रानी बन गई होगी। हाँ, किस्मत ने उसे बहुत कुछ दिया और हमने उससे बहुत कुछ छीना, पर जो दूसरों का हक छीनता है वह खुद एक दिन खाली हो जाता है। माँ, सावित्री से तो हमने हर रोज बुरा किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे नौकरानी समझा, और आज वही लड़की रानी बन गई है। क्या यह सब हमारी वजह से हुआ? हाँ बेटी, हमने उसे कभी बेटी माना ही नहीं। ना उसके त्याग को देखा, ना उसकी विनम्रता को समझा, और ऊपर वाले ने देखा और उसे वही पहुंचाया जहां उसका हक था। माँ, क्या हम सावित्री से माफी मांग सकते हैं? क्या वह कभी लौटेगी? क्या वह हमें गले लगाएगी? सावित्री जैसी बेटियां कभी बदला नहीं लेती, वो तो माफ कर देती है।